आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम युद्ध की कुछ अपडेट्स लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि शाही साहब और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ईरान बिना लेबनान के सीज़ फायर के आगे अमेरिका से दूसरे दौर की बात नहीं करेगा। वही हुआ। आखिरकार इजराइल ने झुका लिया अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू को फ़ोन करना पड़ा कि आप लेबनान में सीज़ फायर करिए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति से भी बात की, नेतन्याहू से बात की और दोनों देशों के बीच 10 दिन का सीज़ फायर अनाउंस हुआ। तो आप समझिए कि लगातार जो जीत है वो ईरान की ही हो रही है, क्योंकि जब पहले दिन सीज़ फायर अनाउंस हुआ था तो उसमें जो जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उनमें से एक बिंदु था कि लेबनान में सीज़ फायर होगा, जो इजराइल ने नहीं माना। और इजराइल ने, आपको याद होगा, एक ही दिन में अगले ही दिन स्ट्राइक करके 300 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी थी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में हमला किया था। और हम तमाम चीज़ें आपको बताएंगे कि इजराइल ने इस अनाउंसमेंट के बाद लेबनान में क्या किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारी बातें आपको बतानी है जो रात में हुई हैं, जिनका बहुत इम्पॉर्टेंस है कि जिस ओर ये सीज़ फायर जा रहा है। और फिर आपको बता दें कि जो सीज़ फायर है वो अभी बढ़ा नहीं है, 2 हफ्तों का है, उससे आगे बढ़ा नहीं है। लेकिन क्या दूसरे दौर की बातचीत होगी, उसका जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि लेबनान में ये सीज़ फायर कैसे हुआ। इजराइल ने हाँ कहा है कि वो 10 दिन तक सीज़ फायर रखेंगे और ट्रंप को उम्मीद है कि इन 10 दिनों में इस्लामाबाद में बातचीत होगी अमेरिका और ईरान की फिर से एक बार, और उसमें कुछ समझौता हो करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा, क्योंकि ब्लॉकेड तो ईरान ने भी कर रखा है और अमेरिका ने भी कर रखा है। तो गेम तो तेल का है। खैर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ट्रू सोशल पर ख़ुद कि ये सीज़ फायर हो रहा है और ये गुरुवार देर रात 2:30 बजे से लागू होगा हिंदुस्तान के वक्त। हिंदुस्तान में जब कल रात 2:30 बजे, यानी आज सुबह 2:30 बजे, तब से ये सीज़ फायर लागू हो गया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जिसके बाद ये सहमति बनी। और हम एग्जैक्ट पढ़ देते हैं आपके लिए, हमने जो आपके लिए ट्रांसलेट किया है, ताकि आपको बिल्कुल सही पता हो, क्योंकि एक लफ्ज़ से इधर उधर हो जाता है जो मायने होते हैं। और हमारा आपका कमिटमेंट आपको पता ही है कि हम हर चीज़ आपको बिल्कुल अक्षरशः बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने लेबनान के अत्यंत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बेहतरीन बातचीत की। इन दोनों नेताओं ने सहमति जताई है कि अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए वो औपचारिक रूप से शाम 5 बजे EST, यानी जैसे बताएं हिंदुस्तान में सुबह 2:30 बजे से 10 दिनों का युद्ध विराम करेंगे। 10 दिन का सीज़ फायर होगा। मंगलवार को 34 वर्षों में पहली बार दोनों देश वाशिंगटन DC में मिले, जहां हमारे महान विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मैंने उपराष्ट्रपति JD वांस और विदेश मंत्री रूबियो को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन रजिन केन के साथ मिलकर इजराइल और लेबनान के साथ काम करने और स्थायी शांति हासिल करने का निर्देश दिया है। दुनिया भर में 9 युद्धों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है और ये मेरा 10वां होगा, तो आइए इसे पूरा करें। तो ट्रंप साहब, चट भी मेरी पट भी मेरा, मैं ही मुंसीब, तो मतलब मैं ही युद्ध करवाऊंगा और फिर मैं ही रुकवा दूंगा और फिर मैं ही अपने लिए तालियां बजवा लूँगा। तो वही काम उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने 9 युद्ध रुकवाए हैं, 10वां युद्ध में मैंने रुकवा लिया, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का उन्होंने युद्ध रुकवा दिया था। तो ये ताली ट्रंप साहब ने अपने लिए बजवा ली है। लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं। जैसे ये जब बातचीत हो रही थी तो इजराइल ने लेबनान में कुछ नहीं छोड़ा, खासकर साउथ लेबनान में तो जिस तरीके की तबाही मचाई है इजराइल ने, वह वाकई में निंदनीय भी है और तकलीफ देह भी है। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको साउथ लेबनान के नबातिया में दिखा रहे हैं, जहां पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स किए इजराइल ने, ताबड़तोड़, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल तक नहीं छोड़े, वहाँ पर भी मिसाइलें मारी गई हैं। और आपको बता दें कि जो इजरायली हमले हैं लेबनान में इतने तेज़, इतने ज़्यादा थे कि लोगों को भागने का भी वक्त नहीं मिला।
अभी तक औपचारिक टोल नहीं आया है कि जो सीज़ फायर के अनाउंसमेंट के बाद किस तरीके की तबाही इज़राइल में हुई है, और जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब जो नबातिया में हुआ है और भी कुछ इलाकों में हुआ है जहां पर इन्होंने हमले किए। इनफैक्ट हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें एक पुल है जिसका नाम है कासिमेह ब्रिज। कासिमेह ब्रिज को ख़त्म कर दिया है इज़राइल ने, और ये जो ब्रिज है वो लतानी रिवर है जहाँ तक पूरा कब्ज़ा करना चाहता है, उसे साउथ लेबनान से जोड़ने वाला, मतलब साउथ लेबनान से बाकी लेबनान को जोड़ने वाला ये पुल है जिसको तबाह कर दिया है। यानी जो ये तबाही हुई है उसने लगभग 1 लाख लोगों को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, दवाओं से, स्कूलों से, दूसरी सुविधाओं से पूरी तरीके से काट दिया है। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है, जो राहत सामग्री आ रही है, जिस तरीके से साउथ लेबनान में तबाही मचा रहा है इजराइल, उससे भी इनको काट दिया, क्योंकि ये पुल था जो जोड़ रहा था लितानी रिवर को बाकी के लेबनान से, उसको भी स्ट्राइक करके इजराइल ने तबाह कर दिया है। इस तरीके का काम इजराइल कर रहा है। और जैसे ही सीज़ फायर अनाउंस हुआ तो उसको लगा जितने घंटे बचे हैं उसमें जो हमारा गोल है ग्रेटर इजराइल बनाने का, कि साउथ लेबनान पर लितानी रिवर तक हमें कब्ज़ा करना है, वो हम बफर जोन बनाएंगे। और उसके लिए उन्होंने गांव के गांव जो है उड़ा दिए हैं। ये एक बहुत गंभीर बात है। यही वजह है कि आज पहले जब बात कर ली जाए तो ये कहा कि नहीं, हम एक बार फ़ोन पर लेबनान के राष्ट्रपति और बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर ली जाए, तो लेबनान के राष्ट्रपति ने बात करने से मना कर दिया। और ये बहुत गंभीर बात हुई कि किस तरीके से आप लगातार तबाही मचाते रहें, और अब जब ट्रंप को नहीं अनाउंस किया कि भाई सीज़ फायर हो गया है तो फिर सीज़ फायर हो गया है। लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो हिजबुल्लाह ने जारी की है। हिजबुल्लाह जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन लेबनान और इजराइल के बीच है, क्योंकि लेबनान की सेना तो लड़ नहीं रही है इजराइल से, वो हिजबुल्लाह लड़ रहा है। पहले भी हिजबुल्लाह लड़ता आया है, और हिजबुल्लाह हमेशा यही कहता रहा कि लेबनान की जो सरकार है वो खुद ना लड़ती है ना लड़ने देती है। आप इजराइल को अलाउ करते जाओगे, इजराइल कब्ज़ा करता जाएगा और हम लड़ाई करते हैं। जब इतनी तबाही मचा रहा है इजराइल और ये कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, उसी बीच हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया और दिखाया है कि उसने मॉडर्न रॉकेट इजराइल के ख़िलाफ़ यूज़ किए हैं, और उन्होंने अननोन लोकेशन से ये वीडियो जारी किए हैं कि लगातार उनके हमले जारी हैं। और आपको बताएं, नॉर्दर्न इजराइल में एयर सायरन बजते रहते हैं और हिजबुल्लाह की मिसाइलें इजराइल में गिरती रहती हैं। तो ये एक अहम जानकारी थी जो हमें देनी है। तो हिजबुल्लाह अभी मान नहीं रहा है। जाहिर सी बात है कि वो जज्बे के साथ हैं कि हम या तो मर जाएंगे या तो मारेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर लेबनान समझौता करना चाहता है तो समझौता करे, लेकिन हम इजराइल को मुँह तोड़ जवाब देंगे और देते रहेंगे। जिस तरीके से जो टैंक्स हैं वो तबाह किए हैं इजराइल के। देखिए, इजराइल जब ज़मीन से घुसता है सेना से, तो वो हिजबुल्लाह से पार नहीं पा पाता है। तो उसे पता है कि ज़मीन पे घुसेंगे, हमारी कैजुअल्टीज़ भी होंगी, हमारे सैनिक भी मारे जाएंगे, तो वो एयर स्ट्राइक करता है। और एयर स्ट्राइक में पूरे गांव के गांव तबाह कर रहा है। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसमें कोई सिविलियन है, उसमें कोई स्कूल है, उसमें कोई कॉलेज है, उसमें कोई हॉस्पिटल है। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, और हिजबुल्लाह भी जो है गिव अप करने को तैयार नहीं है। अभी जो सीज़ फायर हुआ है, क्या वो सीज़ फायर नवंबर 2024 जैसा सीज़ फायर है जिसमें इजराइल को अपने हितों की रक्षा के लिए कभी भी लेबनान पर हमला करने की इजाज़त होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम जो एक्सपर्ट्स हम देख रहे थे वो यही कह रहे थे कि इजराइल क्या मानेगा इस सीज़ फायर को, क्योंकि जब से गज़ा में सीज़ फायर हुआ है और उसके बाद से इजराइल लगातार हमले करता है, और उसके बाद भी हज़ारों लोगों की हत्या वो गज़ा में कर चुका है सीज़ फायर होने के बावजूद। तो इजराइल तो वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, पर यहाँ पर चूँकि 10 दिन का सीज़ फायर है और अभी तो कुंडी फंसी हुई है, क्योंकि ईरान ने फंसा कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, और अभी बातचीत होनी है। और अमेरिका को पता है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा तेल के दाम कम नहीं होंगे। भले ही अमेरिका ज़्यादा तेल बेच लेगा ब्लॉकेड करके कि बेटा ये सब लोग ब्लॉकेड हो गया तो हमसे तेल लो, लेकिन वहाँ भी अमेरिका में भी 20 से 25% गैस के दाम बढ़ गए हैं। हो सकता है कि 30% तक बढ़ गए होंगे, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल मार्केट से डिराइव होगा। तो वहाँ पर भी एक जवाब देना पड़ेगा। अब
एक बहुत दिलचस्प खबर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद कर रखा है इसराइल, माफ़ कीजिएगा यूएस ने। यूएस सेंटकॉम का बयान भी था कि लगातार उसने ईरानी जहाज़ों को वापस मोड़ा है। लेकिन जानकारी के मुताबिक जब ये प्लान शुरू हुआ कि ब्लॉकेड होगा और हम करेंगे ब्लॉकेड, उतनी ही देर में ईरान ने अपना 9 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल गल्फ़ ऑफ ओमान में भेज दिया, निकाल करके लोड किया और भेज दिया। यानी ऑलरेडी समंदर में 9 मिलियन बैरल ईरान का मौजूद है और वो चाइना को उसकी सप्लाई कर रहा है, जो कि ब्लॉकेड से बाहर है। तो ये आप सोचें कि 1-2 दिन या 3 दिन या 10 दिन के ब्लॉकेड से ईरान का तेल आप रोक लेंगे अमेरिका से, तो अमेरिका, तो वो सही नहीं है, क्योंकि ईरान रणनीति में अमेरिका से इस वक्त 2 कदम आगे ही चल रहा है। तो जैसे ही खबर आई या उनको भनक लगी होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पर अमेरिका अपने ब्लॉकेड कर सकता है, तो लगातार उन्होंने लोड किया, रीलोड किया और अपने शिप्स समुंदर में, इंटरनेशनल वाटर्स में निकाल दिए कि भाई जहां आप ज़रूरत पड़ेगी वो अपना शिप डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये एक अहम ख़बर है जो आपको बतानी बेहद बेहद ज़रूरी थी कि तेल मौजूद है और तेल ईरान लगातार चाइना को भेज रहा है। ब्लॉकेड यूएस का है, उसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। अब जब ये सब सारी बातें हो रही हैं कि किस तरीके से ब्लॉकेड किया गया है, तो बाकायदा आज यूएस सेंटकॉम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पहले तो पीटर हेग्सेथ बोले और उसके बाद कमांडर बोले। उनका भी बयान आपको सुनवाएंगे। उन्होंने साफ किया है कि जो ब्लॉकेड है वो सिर्फ ईरान से जाने वाली शिप, ईरानी पोर्ट से जाने वाली शिप और ईरानी पोर्ट से आने वाली शिप्स पर ही ब्लॉकेड लागू होगा। कतर, ओमान, यूएई, इन सब पर हमारा ब्लॉकेड लागू नहीं होगा, ये बात बोली है। तो ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि भाई आप पहले देखिए कि कितने जहाज़ वहाँ तक आ रहे हैं, क्योंकि ओमान, यूएई और ख़ासकर कतर, कुवैत से तेल निकलना है या इराक से तेल निकलना है, तो वो ईरान के रहमो करम पर है। अगर ईरान चाहेगा ही नहीं तो वो तेल पहुंच ही नहीं पाएगा जहां पर अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड लगा रखा है। तो ऑलरेडी इन शिप्स को आगे जाने के लिए ईरान को टोल देना पड़ेगा या ईरान के रहमो करम पे ज़िंदा है। तो यूएस तो उनको बाद में रोकेगा, ईरान पहले रोक लेगा। तो ये एक बहुत दिलचस्प बात है, हम आपको बताना चाहते हैं। और लगातार आप जब ये पूछते रहते थे और तमाम लोग कहते रहते थे कि भाई ईरान हमला क्यों कर रहा है, यूएई, बहरीन, कतर, इनका क्या दोष है। और हम लोग कहते रहते थे कि यहाँ पर अमेरिका के बेसेस हैं, अमेरिका यहाँ से हमला करता है, अमेरिका के यहाँ पर रडार्स हैं और ये सारे मुल्क अमेरिका का साथ दे रहे हैं और सामने भोले बन रहे हैं। और ये हुआ भी आज जब सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत एंड जॉर्डन हैव बीन एक्सेप्शनल टीममेट्स। यानी बहरीन, यूएई, सऊदी, कतर और कुवैत, जॉर्डन उनके बेहतरीन दोस्त रहे, टीममेट्स रहे इस युद्ध में, यानी उनकी टीम के सदस्य थे। आई हैड a chance to meet with both their senior leadership as well as their troops, both equally inspiring and equally committed to mutual defense। यानी हम उनके सैनिकों से मिले, उनके नेताओं से मिले और उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ मिल करके आत्मरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। दे डिफेंडेड अमेरिकन्स एंड दे डिफेंडेड देयर ओन कंट्री, इट इज़ इंस्पायरिंग। यानी उन्होंने अमेरिका की भी रक्षा करी, अपने देश की भी रक्षा करी, ये पूरी तरीके से इंस्पायरिंग है। आप समझ गए। अब तो यूएस भी बोल रहा है, कमांडर भी बोल रहे हैं कि सारे देश उनके साथ थे, हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं हमारा साथ देने के लिए। तो अब तक जो लोग ये कहते रहे कि इन मुल्कों पर क्यों हमला कर रहे हैं, तो आज आपको जवाब मिल गया। और यही बात ईरान कह रहा था कि ये मुल्क अपने बेसेस दे रहे हैं, अपनी ज़मीन दे रहे हैं, अपने आसमान दे रहे हैं हम पर हमला करने के लिए, और आप फिर कहते हैं कि हम इन पर हमला क्यों कर रहे हैं। लगातार ईरान कह रहा था कि हम अपने भाइयों पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो यूएस के बेसिस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं तो हम हमला करेंगे। और यही वजह है कि उसने डराया ही, लेकिन हाँ, जब उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो रास लफ़ान हो और दूसरे जो इम्पोर्टेंट जुबैल हो, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर उसने भी मिसाइलें मारी और
बहुत नुकसान किया इन देशों का भी, जो ईरान का भी हुआ है। अब एक बहुत अहम जानकारी हम आपको देना चाहते हैं और ये दिलचस्प जानकारी है। आपको याद होगा इस्फहान में जो इनरिचमेंट जो एक प्लान हुआ कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वहाँ से इनरिच्ड यूरेनियम निकालने की कोशिश अमेरिका ने की, जिसके इसके C-130 F-16 ब्लैक हॉक भी गिरा दिए गए थे। उसको लेकर के जो ईरान के नेवी चीफ हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया कि इस्फहान में क्या हुआ था। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी, उन्होंने अपने बयान में कहा कि युद्ध के दौरान हमने इस्फहान प्रांत में अमेरिकियों के लिए घात लगाई थी, यानी एम्बुश लगाई थी। हमारी सभी खुफिया इकाइयाँ इस्फहान प्रांत के दक्षिण में दुश्मन को हराने के लिए पूरी तरीके से सतर्क थीं। ईरान के लड़ाकों ने दुश्मन पर बिजली की तरह हमला किया और पहली ही गोलीबारी में एक C-130 विमान को गिरा दिया। यानी जो बताया जा रहा था कि हमने डिस्ट्रॉय किया, ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, ये कुछ और था। और लगातार शाही साहब ने भी रिपोर्ट किया था, क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम बरामद करने की कोशिश थी, क्योंकि ईरान ने अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो एक जगह नहीं रखा है, कई जगह रखा है, और उसको निकालने की कोशिश थी जो कि पूरी तरीके से फेल हुई और सैकड़ों बिलियन का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। तो ये एक अहम बात है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का अभी एक बयान आया और हम वो बयान अभी सुन भी रहे थे कुछ वक्त पहले। वो कह रहे हैं कि ईरान हमसे बैडली डील करना चाहता है, मतलब हमसे बात करना चाहता है और हम भी बात करने को तैयार हैं। यहाँ तक ट्रंप साहब बोल गए हैं कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने के लिए तैयार है। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि ईरान बातचीत में तैयार हो गया है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ऐसा ट्रंप का दावा है। ईरान की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई है। ट्रंप, जैसे आपको पता है, सुबह वो दिल्ली हैं, शाम इस्लामाबाद हैं, रात लंदन हैं, फिर वो कोरिया हैं। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं, और ऐसा वो कुछ भी कह सकते हैं। और ट्रंप ने एक बात भी कही है कि जो सीज़ फायर होगा उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल होगा। यानी ईरान ने इज़राइल के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है नेतन्याहू को। आखिरकार उसने ट्रंप को मजबूर किया कि वो बातचीत करे और लेबनान में सीज़ फायर कराए और उसमें हिजबुल्लाह को भी शामिल करे, जो एक बहुत बड़ी जीत ईरान की है और हिजबुल्लाह की भी है। यानी बिना हिजबुल्लाह के पीस नहीं हो सकता था और हिजबुल्लाह को भी इसको इंक्लूड करना पड़े। लेकिन जाहिर सी बात है, जो हमने बताया कि उससे पहले भारी तबाही वो मचाई है वहाँ पर इज़राइल ने। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है जो हमने आपको दिए हैं। दिन भर हमारी नज़रें रहेंगी। जो भी अपडेट्स हो रहा है, आप द रेड माइक को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम आपको ईरान पर भी अपडेट देते हैं, फिर जो पार्लियामेंट में हो रहा है उसमें एक्सपर्ट से बात करके एनालिसिस करते हैं, बताते हैं आपको, और फिर ग्राउंड में जाते हैं। चाहे वो नोएडा में हिंसा हुई हो, जो सैकड़ों मज़दूर जिनको जेल में डाल दिया गया है, उनके परिवार वालों को नहीं बताया गया है, उनकी कहानियाँ हो, ग्राउंड रिपोर्ट्स हो, पुलिस से कठिन सवाल पूछने हो, हम सब कर रहे हैं। ग्राउंड पे भी जा रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं। इसके लिए हमारी छोटी सी टीम है। कुछ अगर गलतियां होती हों तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। और हमारा काम आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन ज्वाइन बटन एंड टेक रेड माइक्स membership and it will help us to enhance our resources, and we are grateful to all of our viewers। हम सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आप हम पर ऐसे ही भरोसा बनाए रखें, हमारे वीडियो शेयर करें और लोगों से भी कहें कि रेड माइक को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।